लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का 8वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस जगह उस तालाब का हाल लिखते हैं जिसका जिक्र कई दफे ऊपर पीछे आ चुका है, जिसमें एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए योगिनी और वंचरी कूदी थी, या जिनके किनारे बैठ हमारे अय्यारों ने माधवी के दीवान कोतवाल और सेनापति को पकड़ने के लिए राय पक्की की थी। यही तालाब उस रमणीक स्थान में पहुंचाने का रास्ता था जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह कैद है। इसका दूसरा मुहाना वही पानी वाली सुरंग थी जिसमें कुंवर इंद्रजीत सिंह घुसे थे और कुछ दूर जाकर जलमयी देख लौट आए थे, या जिसको तिलोत्तमा ने अब पत्थर के ढोकों से बंद कर दिया है। जिस पहाड़ी के नीचे ये तालाब था उसी पहाड़ी की दूसरी तरफ वो गुप्त स्थान था जिसमें इंद्रजीत सिंह कैद थे। इस राह से हर एक का आना मुश्किल था। हाँ, अय्यार लोग अलबत्ता आ सकते थे, जिनका दम खूब सधा हुआ था और तैरना बखूबी जानते थे। पर इस तालाब की राह से वहां तक पहुंचने के लिए कारीगरों ने एक सुबीता भी किया था। उसी सुरंग से इस तालाब की जाट तक भीतर एक मजबूत जंजीर लगी हुई थी, जिसे थामकर यहां तक पहुंचने में बड़ा ही सुबीता होता था। कोतवाल साहब को गिरफ्तार करने के बाद कई दफे चपला ने चाहा कि इस तालाब की राह इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचकर इधर के हालचाल की खबर करे, मगर ऐसा न कर सकी क्योंकि तिलोत्तमा ने सुरंग का मुंह बंद कर दिया था। अब हमारे अय्यारों को निश्चय हो गया कि दुश्मन संभल बैठा और उसको हम लोगों की खबर हो गई। इधर कोतवाल साहब के गिरफ्तार होने से और उनके सिपाहियों की लाश मिलने पर शहर में हलचल मच रही थी। दीवान साहब वगैरह इस खोज से परेशान हो रहे थे कि हम लोगों का दुश्मन ऐसा कौन आ पहुंचा जिसने कोतवाल साहब को गायब कर दिया। कई रोज के बाद एक दिन आधी रात के समय भैरव सिंह, तारा सिंह, पंडित बद्रीनाथ, देवी सिंह और चपला इस तालाब पर बैठे आपस में सलाह कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब कुंवर इंद्रजीत सिंह के पास किस तरह पहुंचना चाहिए और उनके छुड़ाने की क्या तरकीब करनी चाहिए। चपला: अफसोस मैंने जो ताली तैयार की थी वो अपने साथ लेती आई, नहीं तो इंद्रजीत सिंह उस ताली से जरूर कुछ न कुछ काम निकालते। अब हम लोगों का वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। बद्री: इस पहाड़ी के उस पार ही तो इंद्रजीत सिंह है, चाहे वो पहाड़ी कैसी ही बेढप क्यों ना हो, मगर हम लोग उस पार पहुंचने के लिए चढ़ने उतरने की जगह बना ही सकते हैं। भैरव: मगर ये काम कितने दिनों का है? तारा: सबसे पहले इस बात की निगरानी करनी चाहिए कि माधवी ने जहां इंद्रजीत सिंह को कैद कर रखा है वहां कोई ऐसा मर्द न पहुंचने पावे जो उन्हें सता सके। औरतें यदि 500 भी होंगी तो कुछ कर न सकेंगी। देवी: कुंवर इंद्रजीत सिंह ऐसे बोधे नहीं हैं कि एकाएक किसी के फंदे में आ जावें, मगर फिर भी हम लोगों को होशियार रहना चाहिए। आजकल में उन तक पहुंचने का मौका न मिलेगा तो हम इस घर को उजाड़ कर डालेंगे और दीवान साहब वगैरह को जहन्नुम में मिला देंगे। भैरव सिंह: अगर कुमार को यह मालूम हो गया कि हम लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया तो वे चुप बैठे न रहेंगे, कुछ न कुछ फसाद जरूर मचावेंगे। तारा: बेशक। इसी तरह की बहुत सी बातें वे लोग कर रहे थे कि तालाब के उस पार जल में उतरता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ा। ये लोग टकटकी बांध उसी तरफ देखने लगे। वो आदमी जल में कूदा और जाट के पास पहुंचकर गोता मार गया, जिसे देख भैरव सिंह ने कहा, बेशक ये अय्यार है जो माधवी के पास जाना चाहता है। चपला: मगर ये माधवी का अय्यार नहीं है। अगर माधवी की तरफ का होता तो रास्ता बंद होने का हाल इसे मालूम होता। भैरव: ठीक है। तारा: अगर माधवी की तरफ का नहीं तो हमारे कुमार का पक्षपाती होगा। देवी: वो लौटे तो अपने पास बुलाना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो आदमी जाट के पास आकर निकला और जाट थाम जरा सुस्ताने लगा। कुछ देर बाद किनारे पर चला आया और तालाब के ऊपर वाले चौतरे पर बैठ सोचने लगा। भैरव सिंह अपने ठिकाने से उठे और धीरे धीरे उस आदमी की तरफ चले। जब उसने अपने पास किसी को आते देखा तो उठ खड़ा हुआ। साथ ही भैरव सिंह ने आवाज दी, डरो मत, जहां तक मैं समझता हूं तुम भी उसी की मदद किया चाहते हो जिसके छुड़ाने की फिक्र में हम लोग हैं। भैरव सिंह के इतना कहते ही उस आदमी ने खुशी भरी आवाज से कहा, वाह, आप भी यहां पहुंच गए।
सच पूछो तो ये सब फसाद तुम्हारा ही खड़ा किया हुआ है। भैरव, जिस तरह मेरी आवाज तूने पहचान ली, उसी तरह तेरी मोहब्बत ने मुझे भी कह दिया कि तू कमला है। कमला, बस बस रहने दीजिए, आप लोग बड़े मोहब्बती हैं, इसे मैं खूब जानती हूं। भैरव, जानती हो तो ज्यादा क्या कहूं। कमला, कहने का मुंह भी तो हो। भैरव, कमला, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हारे पास बैठा बातें ही करता रहूं, मगर इस समय मौका नहीं है, क्योंकि हाथ का इशारा करके पंडित बद्रीनाथ, देवी सिंह, तारा सिंह और मेरी माँ वहीं बैठी हुई हैं। तुमको तालाब में जाते और नाकाम लौटते हम लोगों ने देख लिया, और इसी से हम लोगों ने मालूम कर लिया कि तुम माधवी की तरफदार नहीं हो। अगर होती तो सुरंग के बंद किए जाने का हाल तुम्हें जरूर मालूम होता। कमला, क्या तुम्हें सुरंग बंद करने का मालूम है। भैरव, हाँ, हम जानते हैं। कमला, फिर अब क्या करना चाहिए। भैरव, तुम वहां चली चलो जहां हम लोगों के संगी साथी हैं, उसी जगह मिलजुल के सलाह करेंगे। भैरव सिंह कमला को लिए हुए अपनी मां चपला के पास पहुंचे और पुकार कर कहा, मां, ये कमला है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ हाँ, मैं इसे बखूबी जानती हूं। ये कहे चपला ने उठाकर कमला को गले लगा लिया और कहा, बेटी अच्छी तरह तो है, मैं तेरी बड़ाई बहुत दिनों से सुन रही हूं। भैरव ने तेरी बड़ी तारीफ की थी। मेरे पास बैठ और कह किशोरी कैसी है। कमला बैठकर, किशोरी का हाल क्या पूछती है, वो तो माधवी की कैद में पड़ी है। ललिता कुंवर इंद्रजीत सिंह के नाम का धोखा देकर उसे ले आई। भैरव चौंक कर, हैं, क्या यहां तक नौबत पहुंच गई। कमला, जी हां, मैं वहां मौजूद न थी, नहीं तो ऐसा न होने पाता। भैरव, खुलासा हाल कहो, क्या हुआ। कमला ने सब हाल किशोरी के धोखा खाने और ललिता को पकड़ लेने का सुनाकर कहा, ये बखेड़ा, भैरव सिंह की तरफ इशारा करके, इन्हीं का मचाया हुआ है। न ये इंद्रजीत बनकर शिवदत्त गढ़ जाते, न बेचारी किशोरी की ये दशा होती। चपला, हां, मैं सुन चुकी हूं। इसी कसूर पर बेचारी को शिवदत्त ने अपने हाथ से निकाल दिया। खैर, तूने ये बड़ा काम किया कि ललिता को पकड़ लिया। अब हम लोग अपना काम सिद्ध कर लेंगे। कमला, आप लोगों ने क्या किया और अब यहां क्या करने का इरादा है। चपला ने भी अपना और इंद्रजीत का सब हाल कह सुनाया। थोड़ी देर तक बातचीत होती रही। सुबह की सफेदी निकलना ही चाहती थी कि ये लोग यहां से उठ खड़े हुए और एक पहाड़ी की तरफ चले गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के दूसरे भाग का 8वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।